जवाहरलाल नेहरू जी जो हिस्ट्री मुझे पता है, प्रधानमंत्री रहते हुए ये दुनिया छोड़ के चले गए थे। अब मोदी जी तो हैं ही नॉन बायोलॉजिकल, जो बताते हैं, तो वो तो दुनिया छोड़ के जाएंगे ही नहीं कभी भी। और मेरी भी यही दुआ है उन्हें, कम से कम वो 100 साल और जिंदा रहें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बने। अगर किसी को भी देश में अपने आप को पब्लिक सर्विस में एस्टेब्लिश करना है, अपने आप को किसी से भी कंपेयर करना है, तो उसको बाबा साहब से कंपेयर करना चाहिए कि वो हैं हम सबसे ऊपर और मैं उनके कहाँ तक पहुँचा। यहाँ की जनता इतनी जुझारू और मेहनती है और दिमाग वाली है कि ये तो बिल्कुल भी, कोई भी अगर ये कहे कि भारत के पास ऐसा कोई भी समय था, कुछ नहीं था, तो ये सरासर गलत बात होगी। भारत अंग्रेजों के आने से पहले दुनिया का सबसे ताकतवर देश था, सबसे रईस देश था। अंग्रेजों ने इसे लूटते रहे, लगातार लूटते रहे, मतलब पूरी ताकत से लूटते रहे। लेकिन भारत के अंदर लूटने की क्षमता तब भी थी कि इतनी बड़ी ताकत दुनिया की उसे रोज लूट रही थी, तब भी वो लुटा नहीं पूरा। राशन तो मोदी जी अपनी जेब से बांट रहे हैं ना। जो 80 करोड़ लोग खुशहाल थे, खुशहाल उससे ज्यादा हो सकते थे, उनको गरीब रख के 5 किलो राशन देना, यही काम है आरएसएस और बीजेपी। उनको गरीब रखना, उनको गरीबी में धकेलना, ये आरएसएस और बीजेपी का काम है। वरना वो सब खुशहाल हो सकते थे अगर कोई ईमानदार सरकार आती तो। सर, नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू और सबको पीछे छोड़ दिया है। सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं और पूरी दुनिया से लगातार विशेष आ रही हैं। अब लोगों की समझ का मैं क्या कर सकता हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी जो हिस्ट्री मुझे पता है, प्रधानमंत्री रहते हुए ये दुनिया छोड़ के चले गए थे। अब मोदी जी तो हैं ही नॉन बायोलॉजिकल, जो बताते हैं, तो वो तो दुनिया छोड़ के जाएंगे ही नहीं कभी भी। और मेरी भी यही दुआ है उन्हें, कम से कम वो 100 साल और जिंदा रहें। तो ऑटोमेटिकली जो व्यक्ति ज़्यादा जिंदा रहेगा, अब उसके हाथ में ईवीएम होगी, तो वो चुनाव तो कभी हारेगा नहीं और उसके सामने विपक्ष इतना कमज़ोर होगा। ये है लब्बुलुआब इस सारी बात का। और नेहरू जी से अपने आप को कंपेयर करके मोदी जी को अगर, और इनकी पूरी आरएसएस और बीजेपी की टीम को कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो वो ले ही लें। लेकिन जो भारत का जो बुनियादी बात मैं अब आपको बता रहा हूँ, भारत में लीडरशिप का मापदंड एक ही व्यक्ति है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बने। अगर किसी को भी देश में अपने आप को पब्लिक सर्विस में एस्टेब्लिश करना है, अपने आप को किसी से भी कंपेयर करना है, तो उसको बाबा साहब से कंपेयर करना चाहिए कि वो हैं हम सबसे ऊपर और मैं उनके कहाँ तक पहुँचा। 1% तक पहुँचा, 1.5% तक पहुँचा, 2% तक पहुँचा। वो करने की तो किसी की मजाल नहीं है। ये बेकार के कंपैरिजन करके और देश को असली मुद्दों से भटकाने का काम दिन रात किया जाता है। इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने तो कहते हैं कि भारत के पास कुछ नहीं था, भारत के पास कुछ नहीं था, और नेहरू ने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ भारत को संभाला और कहां से कहां पहुंचाया। और मोदी जी को देखिए, मोदी जी भी वही काम कर रहे हैं, भारत को संभाल रहे हैं। ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारत के पास कुछ नहीं था। भारत की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो ऐसी है कि यहाँ की जनता इतनी जुझारू और मेहनती है और दिमाग वाली है कि ये तो बिल्कुल भी, कोई भी अगर ये कहे कि भारत के पास ऐसा कोई भी समय था, कुछ नहीं था, तो ये सरासर गलत बात होगी। भारत अंग्रेजों के आने से पहले दुनिया का सबसे ताकतवर देश था, सबसे रईस देश था। अंग्रेजों ने इसे लूटते रहे, लगातार लूटते रहे, मतलब पूरी ताकत से लूटते रहे। लेकिन भारत के अंदर लूटने की क्षमता तब भी थी कि इतनी बड़ी ताकत दुनिया की उसे रोज लूट रही थी, तब भी वो लुटा नहीं पूरा। ये भारत की क्षमता है। हाँ, उसको एक स्ट्रक्चर देने का काम जो भी शुरू में देश का जो सिस्टम और निज़ाम बनाता है, वो उसका क्रेडिट उसको जाना चाहिए। इसमें किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन चाइना से साथ साथ हमें कंपेयर भी करना चाहिए। 80 के दशक तक या 90 के दशक तक भी चाइना और भारत जो है
एकदम बराबरी पे चल रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया? इस पे सोचने और समझने की जरूरत है। जो मुझे मोटा मोटा समझ में आता है, ये बुनियादी चीजें हैं। वो ये था कि भारत के अंदर जो पब्लिक की रिसोर्सेज थी या जो कॉमन रिसोर्सेज थी हम सब लोगों की, चाइना ने भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे लगाई, इंडस्ट्री डेवलप करने पे लगाई, हमने भी लगाई। चाइना में क्योंकि जो ये मायावती जी कहती है ना धन्ना सेठ, धन्ना सेठों के हाथ में नहीं थी पूरी तरीके से इंडस्ट्री और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम, वो इसलिए चाइना हमसे आगे निकल गया। हमारे यहाँ क्योंकि धन्ना सेठों ने, क्योंकि भारत के पास ज्यादा क्षमता थी, धन्ना सेठों ने लूट इतनी मचाई कि पूरी तरीके से लूट ली। मोदी जी का तो कोई जिक्र करना भी मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट है। मोदी जी ने तो जो काम अंग्रेजों ने किया था वही कर रहे हैं। मोदी जी तो भारत को लूट रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। भारत की जनता मेहनत किए जा रही है, भारत के लोग मेहनत कर करके देश को रईस बनाए जा रहे हैं। जो पांचवी और दूसरी और तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ भारत को पुश करके ले जा रहे हैं, मोदी जी उसे लूट के पीछे धक्का दे रहे हैं। मोदी जी का तो इतना ही रोल है भारत में, और कोई रोल नहीं है। आरएसएस और बीजेपी का इससे ज्यादा रोल आप क्या देखते हो? देश को लूटना, देश को बर्बाद करने के अलावा आरएसएस और बीजेपी का कोई काम हो ही नहीं सकता। इस पे अगर चर्चा भी होती है तो मेरे ख्याल से वो फिजूल बात है। राशन बांटना, राशन तो मोदी जी अपनी जेब से बांट रहे हैं ना। जो 80 करोड़ लोग खुशहाल थे, खुशहाल उससे ज्यादा हो सकते थे, उनको गरीब रख के 5 किलो राशन देना, यही काम है आरएसएस और बीजेपी। उनको गरीब रखना, उनको गरीबी में धकेलना, ये आरएसएस और बीजेपी का काम है। वरना वो सब खुशहाल हो सकते थे अगर कोई ईमानदार सरकार आती तो। मोदी जी और आरएसएस के बारे में मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा उदाहरण मोदी जी ने खुद ही दिया है, और ये वो देना ही था उन्हें। उन्होंने इजराइल जैसे देश को, जो कि अभी तक एक कानूनी देश है भी या नहीं है यही किसी को नहीं पता, उसका ओरिजिन किसी को नहीं पता, वो उस देश को फादरलैंड बोलते हैं। तो यही मोदी जी का चाल चरित्र और आरएसएस का चाल चरित्र और चेहरा है। भारत में पैदा होने के बावजूद वो इजराइल को फादरलैंड बोल सकते हैं। आप इजराइल को क्या मानते हैं? वो एक तरीके से एंटिटी है, एक चीज है। कंट्री तो नहीं है अभी, वो कंट्री तो वो होती है जो कानूनी तौर पे बने, वो तो एक चीज है जिसको एंटिटी कह सकते हैं। और वो एक एग्जाम्पल है दुनिया के सामने कि ऐसा हमें नहीं होना। ये इतना भर काम इजराइल का है। एप्स्टीन मानसिकता जो है ना, एप्स्टीनिज्म जिसे हम कहते हैं, या एप्स्टीन टाइप के लोग जो हैं, उसकी जननी है जो जायनिस्ट मानसिकता है। यहूदी नहीं, यहूदियों में और जायनिज्म में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो वो एक ऐसी मानसिकता है, एक ऐसा एग्जाम्पल है कि वैसा किसी को नहीं बनना है। एप्स्टीन मानसिकता का नहीं बनना है। बच्चों को जला के, उनका रेप करके, उनको मार के नहीं खाना है, ये नहीं करने हैं काम। बच्चों के ऊपर बम नहीं चलाने हैं। फादरलैंड दिक्कत क्या है? और कर रहा है तो इजराइल नहीं, मोदी जी का फादरलैंड है ना, हमारा क्यों होगा? हमारा तो एक एग्जाम्पल है जिसको हमें सिर्फ इस नजर से देखना है कि इस चीज को हमें खत्म करना है। एप्स्टीनिज्म को, एप्स्टीन मानसिकता को दुनिया से खत्म करना है। हमारा नजरिया तो यह है। मोदी जी को क्योंकि वो चीज पसंद होगी तो वो उसे अपना फादरलैंड बता रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी वालों को पसंद है इसलिए मोदी जी ने बताया, और किसी ने आज तक उसको उस पर ये नहीं कहा कि मोदी जी ने गलत कहा है। एक आरएसएस और बीजेपी के व्यक्ति ने ये बात नहीं कही है कि मोदी जी जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए ईवीएम के जरिए से, उन्होंने ये बात गलत कही है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज तक एक भी आरएसएस के, तो सभी आरएसएस के लोग मोदी जी के माध्यम से इजराइल को अपना फादरलैंड मानते हैं, यानी कि एप्स्टीन मानसिकता को अपना आइडियल मानते हैं। ये एक बहुत ही दुर्भाग्य भरी बात है। ये जो ईमानदार और कुछ लोग शायद गलती से आरएसएस के अंदर भी होंगे, उनको सोचना चाहिए, क्या इजराइल एप्स्टीन मानसिकता उनका फादरलैंड है? नेहरू कभी मेलोनी जैसी महिला को मेलोनी नहीं खिला पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मेलोनी को मेलोनी खिला दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। नहीं, मोदी जी के लिए पर्सनल लाइफ में एक उपलब्धि हो सकती है। मोदी जी के लिए पर्सनल के ईवीएम के माध्यम से, आरएसएस और बीजेपी की धांधलियों के माध्यम से वो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और एक प्रकार से एक ऐसी लाइफ लीड कर रहे हैं जो अंग्रेजी में वो अपने आप को बनना चाहते हैं या बना दिखाना चाहते हैं कि वो एक ही मतलब बहुत ही हर व्यक्ति के प्रिय व्यक्ति हैं, और चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो उनको मतलब ऐसा सिर्फ उन्होंने एक मिथ्या बनानी है।
और उसके लिए वो ऐसी ऐसी कार्य करते हैं जिसका देश को तो नुकसान ही होता है, उनको अपना फ़ायदा होता है। एक उन्हें फ़ोटो मिल जाती है, एक उन्हें वीडियो छोटी सी क्लिप मिल जाती है, और उसमें वो थोड़ा उनके जो ट्रेनर्स हैं ना, उनको हंसने की ट्रेनिंग जो है ना वो थोड़ा ठीक से देनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रेनिंग में कुछ कमी है। वो उनकी जो हंसी है ना वो बहुत आर्टिफिशियल लगती है। तो ये एक उनकी कमी है जो उनको सुधारनी चाहिए, कि जो ट्रेनर्स हैं ना उनको हंसना ऐसे सिखाना चाहिए उनके नेचुरल लगे। वो अभी उस प्रकार से हंस नहीं पा रहे हैं।